सहारनपुर से लखनऊ के रास्ते में आप कौन सी सवारी का इस्तेमाल करेंगे? ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन से आएंगे। वो ट्रेन किसकी है? उस ट्रेन में डब्बे किस किस के लगे हुए हैं? सरकारी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन नहीं है, झूठ वाली बुलेट ट्रेन नहीं है जो आई नहीं अब तक और जो आएगी भी नहीं। वो ट्रेन जनता की ट्रेन है। ओम प्रकाश, वो समाजवादी पार्टी की उसमें ट्रेन तो नहीं सबसे है। आगे दलित लगे हुए हैं, फिर पिछड़े वर्ग के लोग लगे हुए हैं, फिर मुसलमान लगे हुए हैं, फिर जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वो लगे हुए हैं, और वो सताए हुए सब लोग लगे हुए हैं। कभी ये मुसलमान आगे हो जाएगा, कभी दलित आगे हो जाएगा, कभी पिछड़ा आगे, इस तरह से चलती रहेगी। और ये ट्रेन लखनऊ आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जी भी आए थे आज हमारे मंच पर, और उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, उनको कोई चुनौती दे सकता है, तो अखिलेश यादव हैं, और उनके साथ तो आपका संपर्क है। और उन्होंने कहा कि यही मानते हैं ओवैसी जी भी, और यही आप भी मानते हैं। तो आप भी मानते हैं ये कि टक्कर सिर्फ वही दे सकते हैं, और उनका साथ आपको भी देना चाहिए, हाथ मजबूत करना चाहिए? अब ये कोई फाइट तो नहीं हो रही है कि आमने सामने की कोई दो लोगों की लड़ाई है कि टक्कर देनी है किसी को। जनता देगी टक्कर। जनता क्या सोचती है, जनता ने किस पे भरोसा किया? जनता ने तो सबको अजमाया है। आप बताओ किसको नहीं अजमाया? जितने लोग आज मैदान में, सबको अजमा लिया मोस्टली, और क्या मिला है उन्हें? ठगे गए हमेशा। वोट के बाद सोचते हैं कि यार ये तो गलती कर दी, फिर 5 साल बाद समय आता है। और देखो, मैं कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, दलित थोड़ा सा राजनीतिक रूप से तैयार हुआ है, पिछड़े वर्ग के लोग अब जब सताए जा रहे हैं तो तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस देश में एक जो सबसे बड़ा वोट है, जिसको मुस्लिम कहते हैं, वो आज भी एक ऐसी सियासी मानसिकता बना रखी है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करनी है। इस बात के बाद क्या होता है कि चुनाव के बाद वही व्यक्ति जिसको उन्होंने वोट किया वो कहता है कि मैंने तुझसे मांगी थोड़ा ही थी यार, मैं जो तेरी बात करूं, मैंने नहीं मांगी तुझसे, तूने अपनी मर्जी से दी। तो ये डर निकाल कर उनको ये सोचना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। जितना खून इस देश की मिट्टी में दूसरे लोगों का, उतना उनका भी शामिल है। तो वो क्यों पीछे सोच रहा है? उनको अपनी तकदीर का फैसला खुद करना चाहिए, और हराने वराने की नहीं, जीतने का काम करना चाहिए। कि जीतेंगे कैसे? 18, 19, 20% पॉपुलेशन है। अगर वो दलितों के साथ खड़े हो जाएं तो यही पॉपुलेशन 42-43% हो जाती है। और अगर पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हो जाए तो इसी को तो बहुजन कहते हैं, 85% बहुजन समाज। और जितने इकट्ठा होगा, अपने भविष्य के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग निजीकरण करके आरक्षण व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, तो जितनी अपने भविष्य के बारे में, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचेगा, तो देश का नक्शा कुछ और होगा। तो यही बात तो ओवैसी भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान लीडरशिप इकट्ठी हो, मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो, और इकट्ठा होने के बाद वो अपने लिए अपने नेता को चुने। तो साथ में जाने का प्लान है फिर उनके? देखियो, मैं कह रहा हूं, हक की बात सब कह रहे हैं, और जिसको भी तकलीफ है वो कहेगा। और मैं समझता हूं कि अब कहना भी चाहिए, समय आ गया है। किसके भरोसे बैठे? जो चुनाव के बाद ये कहेगा कि मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था, मुझे दे दो। हम तो सबके सताए में, जितने दल अब तक रह के गए हैं, युवा सबके सताए में। और आप मुझे बताओ, आजाद भारत है, आज भी इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित कहाँ है? नहीं तो आप अकेले मैदान में उतरना है आपको? अकेले मैदान में उतरेंगे या किसी का साथ लेंगे? देखिए हमारी प्यारी बहन, अपने आप को जब मजबूत करने के लिए चुनाव किसी का आएगा साथ ना, लेंगे या अकेले मैदान में? जब चुनाव आएगा तो सब चीजें बता दी जाएंगे। अब तो अधिसूचना जारी नहीं हुई। अब आप दोबारा जब प्रोग्राम करेंगे तो क्या पता तब तक अधिसूचना जारी हो जाए, वो भी बता देंगे। लेकिन ये तय है कि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जलियांवाला बाग सुना था, किताबों में पढ़ा था, मैंने देखा वहां जाके, यहाँ गोली लगी है एक किसान को, और उनके शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जो लहूलुहान ना हो। और वो जो लोग जब वहां चिल्ला रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि देखिए, आज भी हम उस गुलाम भारत में तो हैं कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। ये आप कौन होते तय करने वाले? आप अगर सुरक्षित नहीं रख सकते प्रदेश की जनता को, तो आप फैसला कैसे करोगे कि पीड़ितों के दुख सुख की लड़ाई कौन लोग लड़ेंगे? और अगर ये राजनीति है उनके बीच खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ना, उनके हिस्से के दुख को सहन करना, तो सबको करनी चाहिए। मैं तो सबको आमंत्रित करता हूं, करें। जब कोई सताया जाए उसके साथ खड़े हों, सरकार को बताएं कि तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चलती। तो मतलब चुनाव और करीब आएगा तब आप अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन तब तक सबके साथ बातचीत जारी है? पत्ते वत्ते होते ही नहीं है। राजनीति के पत्ते तो होते हैं। अब वही तो कह रहा हूं, वो जो पुरानी घिसी पिटी राजनीति है उससे तो हम आगे निकल रहे हैं। पत्ते और फिर मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो के बाद जैसे मोदी जी कहते 2 करोड़ रोजगार, अब कहाँ है? कोई कहे तो ठेंगा, कुछ नहीं है। 15 लाख, ये सब चीजें नहीं है। आदमी जितना कर सकता उतना ही कहे। मैं कहता हूं कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो जो बैकलॉग है वो पहली कैबिनेट में भर देंगे हम लोग। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। हाँ। क्या बुराई अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाए? और ये एजेंडे में नहीं है। मुझे तकलीफ है कि तमाम तरह से जातिगत अत्याचार कोरोना काल में भी चलते रहे। मैं लोगों से कह रहा था कि भाई बताओ,
सब कुछ बंद हो गया, लेकिन ये अत्याचार नहीं बंद हुए जातिगत। मुझे तकलीफ है उससे, तो मैं अपनी बात कहता हूँ, किसी के एजेंडे में ही नहीं, मेरे एजेंडे में है कि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। हमें अवसर मिलेगा तो जातियाँ खत्म हो जाएंगी, भाईचारा बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास बहुत शुक्रिया। आपने अपने राजनीतिक पत्ते इस वक्त नहीं खोले, लेकिन ये बता दिया कि आगे ज़रूर आप खोल देंगे और समान विचारधारा के साथ जो आगे आएंगे उनका साथ भी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर आने के लिए। हमारे इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगला सेशन भी बस फ़ौरन ही शुरू होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।